हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास के अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है तीन वर्ग। तो देखिए, ये चैप्टर है तीन वर्ग। इसके बारे में हम बात करेंगे कि तीन वर्ग चैप्टर में क्या क्या दिया गया है और वर्ल्ड हिस्ट्री किन किन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, चाहे आप यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हो या आरएएस मेंस या किसी भी यूपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हो, या कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें पीजीटी है, टीजीटी है, या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम है, वहाँ सभी पर ये इम्पोर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट के लिए ये वर्ल्ड हिस्ट्री वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो इसको ज़रूर अध्ययन करें। और वर्ल्ड हिस्ट्री के अन्य टॉपिक्स भी हमने क्लासेज जो है ली हुई हैं, उनको ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री का जो अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर है, जिसका नाम है तीन वर्ग। देखिए, यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। भूस्वामियों के विवरण, मूल्यों और विधि के मुकदमों के दस्तावेज, जैसे कि चर्च में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के आलेख। चर्च से प्राप्त अभिलेखों ने व्यापारिक संस्थाओं और गीत व कहानियों द्वारा त्योहार व सामुदायिक गतिविधियों का बोध कराया। तो हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूरोप के इतिहास की जानकारी हम कैसे ले सकते हैं। तो भूस्वामियों के विवरण से, मूल्यों और विधि के मुकदमों के दस्तावेजों से, चर्च में मिलने वाले जन्म, मृत्यु, विवाह के आलेख, चर्च से प्राप्त अभिलेख, व्यापारिक संस्थाओं, गीत कहानियों से, त्योहार व सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से हम यूरोपीय इतिहास की जो भी ऐतिहासिक घटना है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बात करें, सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को दर्शाता है जो सामंतों और कृषकों के संबंध पर आधारित है। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे, बदले में वे उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। तो सामंतवादी व्यवस्था यूरोप में पाई जाती थी, जिसमें कृषक जो थे वो लॉर्ड को, अपना जो मालिक था, उसको श्रम सेवा देते थे, और बदले में जो लॉर्ड थे, मालिक थे, वो उनको क्या देते थे, सैनिक सुरक्षा देते थे। सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। इंपॉर्टेंट है, सामंतवाद शब्द किससे बना है? जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। फ्यूड का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। फ्यूड का अर्थ क्या होता है? भूमि का टुकड़ा। तो सामंतवाद का अर्थ क्या हुआ? भूमि का टुकड़ा। सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले फ्रांसीसी विद्वान मार्क ब्लॉक के द्वारा भूगोल के महत्व पर आधारित मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया गया, जिससे कि लोगों के व्यवहार और रुख को समझा जा सके। तो सामंतवाद पर सबसे पहले जो काम किया था, वो किया था फ्रांसीसी विद्वान मार्क ब्लॉक ने। किसने काम किया था? मार्क ब्लॉक ने सामंतवाद पर सबसे पहले कार्य किया था, और भूगोल के महत्व पर आधारित मानव इतिहास को रचने पर उन्होंने जोर दिया था कि मानव इतिहास किस तरह से रचा जा सकता है, नया मानव इतिहास बनाया जा सकता है। फ्रांसीसी समाज मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित था: पादरी, अभिजात और कृषक वर्ग। तो फ्रांस की समाज उस समय कितने वर्गों में विभाजित था? तीन वर्गों में विभाजित था। एक वर्ग है पादरी, दूसरा है अभिजात और तीसरा है कृषक वर्ग। 9वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी यूरोप में अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन हुए। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पूर्वी एवं मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल के समूहों ने इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो 9वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य जो पश्चिमी यूरोप था, उसमें परिवर्तन होते हैं और रोमन साम्राज्य का पतन होता है, और जर्मन मूल के समूह ने इटली, स्पेन और फ्रांस के कई क्षेत्रों पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। आगे हम बात करें, रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म ईसाई धीरे धीरे मध्य एवं उत्तर यूरोप में विस्तृत हो गया, विस्तार हो गया इसका। तो ईसाई धर्म का धीरे धीरे उत्तरी और मध्य यूरोप में विस्तार होता है, और चर्च भी यूरोप में एक मुख्य भूमि धारक और राजनीतिक शक्ति बनकर उभरे। तो उस समय चर्च जो थे, वो उनके पास भूमि थी और अपने आसपास के क्षेत्रों के लिए स्वयं एक राजनीतिक शक्ति थे। तो चर्च एक राजनीतिक शक्ति बने और भूमि धारक भी थे चर्च। तो चर्चों ने अपना प्रभुत्व जमाया वहाँ पर यूरोप में। पादरियों व बिशपों द्वारा ईसाई समाज का मार्गदर्शन। देखिए, ईसाई समाज का मार्गदर्शन किया जाता है पादरी और बिशपों द्वारा। चर्च में धर्मोपदेश दिए जाते हैं। अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति जो चर्च के बाहर धार्मिक समुदाय में रहते थे, बिच्छू कहलाते थे। और बिच्छुओं की विशेषताएं मठों में रहना, निश्चित नियमों का पालन करना और आम आबादी से दूर रहना था। तो बिच्छू जो लोग थे, वो मठों में रहते थे, अपने नियम जो थे उनको पालन करते थे,
और सामान्यतः वह आम आबादी से क्या रहते थे, दूर रहते थे। तो भिक्षुक जो है आम आदमी से हमेशा क्या रहे हैं, दूर रहे हैं। अवजात वर्ग की विशेषताएं क्या थी? अपनी संपदा पर स्थायी नियंत्रण रखना, अपनी सैन्य क्षमता, स्वयं न्यायालय लगाने का अधिकार और अपनी मुद्रा का प्रचलन कर सकना। तो अवजात वर्ग था वो क्या करता था, स्वयं न्यायालय लगाता था और अपनी संपत्ति पर नियंत्रण रखता था, स्वयं के सैनिक रखता था, ठीक। और स्थायी संपत्ति बनाई उसने और अपनी मुद्राओं का क्या करता था, वह प्रचलन करता था। कुशल अश्वसेना की आवश्यकता के कारण नाइट वर्क का उदय हुआ। लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया जाने वाला भूमि का टुकड़ा फीफ कहलाया। तो जो लॉर्ड ने नाइट वर्क को जो भी भूमि का टुकड़ा दिया था, तो वह क्या कहलाया, फीफ कहलाया। तो कुशल यानी ऐसा वर्ग जिसके पास अच्छे अश्व सेना थी, घुड़सवार सेना थी, उनको नाइट वर्क कहा गया और लॉर्ड ने उन्हें भूमि का टुकड़ा दिया और उस भूमि के टुकड़े को फीफ कहा गया। क्या कहा गया, फीफ। आगे हम बात करें कृषक वर्ग के बारे में। देखिए, काश्तकार दो प्रकार के होते थे, स्वतंत्र किसान और सर्फ यानी कृषि दास। स्वतंत्र किसान अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे तथा कृषि दास जिन भूखंडों पर काम करते थे वे लॉर्ड के स्वामित्व में थे, यानी कि उनको श्रम सेवा देते थे। कृषि के लिए उन्हें दास बनाया गया था, उनसे लगातार काम करवाया जाता था। राजा कृषकों पर कभी-कभी एक प्रत्यक्ष कर टैली लगाते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राजा कृषकों पर कौन सा कर लगाते थे, टैली नामक एक प्रत्यक्ष कर लगाते थे। और पादरी व अवजात वर्ग इस कर से मुक्त थे, यानी ये कर किस पर लागू था, केवल और केवल कृषकों पर ये कर लागू था। लॉर्ड की जागीरों पर कृषकों के परिवारों को सप्ताह के 3 दिन या उससे कुछ अधिक दिन काम करना पड़ता था। इस श्रम से होने वाला उत्पादन श्रम अधिशेष कहा जाता था, यानी कि कृषक के जो परिवार था, लॉर्ड की जमीन पर उनको सप्ते में 3 दिन काम करना ही पड़ता था, उन्हें कोई भी मेहनताना नहीं दिया जाता था और इससे जो भी उत्पादन होता था उसे क्या कहा जाता था, श्रम अधिशेष कहा जाता था। कृषि विस्तार के कारण जनसंख्या, व्यापार, नगरों का विस्तार हुआ। एक चौथा वर्ग नगरवासी का उदय हुआ। तो चौथा वर्ग कौन सा उदय हुआ, नगरवासी का उदय होता है। चलिए आगे हम बात करें नगरों की स्वतंत्र हवा, वैतनिक कार्य लॉर्ड के नियंत्रण से मुक्ति के कारण सामंती संबंध कमजोर पड़ने लगे। 11वीं शताब्दी तक यूरोप में विभिन्न प्रौद्योगिकी में बदलाव, लोहे के फालों का प्रयोग होता है, पशुओं को हल में जोतने के तरीकों में सुधार होता है, पशुओं के खुरों में लोहे के नालों का प्रयोग होने लगता है। 2 खेतों वाली फसल व्यवस्था से 3 खेतों वाली व्यवस्था की शुरुआत होती है। वायु व जल शक्ति के उपयोग ने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, यानी कि उस समय में कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं और इन परिवर्तनों का प्रभाव समाज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं। देखिए, नए शक्तिशाली राज्यों का उदय होता है, स्थायी संगठित स्थायी सेना बनती है, एक स्थायी नौकरशाही व्यवस्था बनती है, राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो यूरोप में इस तरीके से राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, संगठित स्थायी सेना का उदय होता है और एक स्थायी नौकरशाही बनती है, राष्ट्रीय कर प्रणाली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है कि राष्ट्रीय कर किस तरह से लिया जाएगा और उस प्रणाली को कैसे प्रारंभ किया जाएगा। देखिए, नई शासन व्यवस्था पुरानी शासन व्यवस्था से कैसे भिन्न होती है। शासक अब पिरामिड के शिखर पर नहीं था, जहाँ राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी। अब वह व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। तो यानी पहले जैसे शासक जो था केंद्र बिंदु में रहता था, पिरामिड के शिखर पर रहता था, सबसे उच्च श्रेणी पर रहता था। अब राजनीतिक बदलाव के कारण वह उच्च श्रेणी पर नहीं रहा। इस काल में मकदूनिया, रोम, अरब, मिस्र, सीरिया, चीन, मंगोल और मौर्य प्रसिद्ध राज्य थे। तो कौन कौन से प्रसिद्ध राज्य विश्व में, मकदूनिया, रोम, अरब, मिस्र, सीरिया, चीन, मंगोल और मौर्य। सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो उस समय सामंतवाद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार जनसंख्या में परिवर्तन के फलस्वरूप यूरोप की अर्थव्यवस्था, समकालीन समाज भी क्या हुआ, प्रभावित हुआ। 4वीं सदी के अंतिम दशकों में रोम साम्राज्य का पश्चिमी भाग बिखरने लगा। तो
चौथी जो सदी था उसके अंतिम दशक में रोम साम्राज्य का जो पश्चिमी भाग था वह क्या था, बिखरने लगता है। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे और रोम में रहते थे। कैथोलिक चर्च और पोप का महत्व सर्वत्र कायम था। कैथोलिक चर्च के अपने स्वयं के नियम थे। 13वीं शताब्दी के अंत तक पिछले 300 वर्षों में उत्तरी यूरोप में तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ऋतु ने ले लिया। परिणामतः पैदावार की अवधि कम हो गई और ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया। ऑस्ट्रिया व सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु में कमी आई, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ। तो यहाँ पर जो पोप थे वो अभी भी प्रभावशाली व्यक्ति थे, और जहाँ पर पहले गर्मी थी यूरोपीय हिस्सों में, वहाँ पर ठंड होने लगी, जिससे कि उत्पादन भी क्या होता चला गया, कम होता चला गया। 9वीं सदी में यूरोप के स्थानीय युद्ध ने एक वर्ग को जन्म दिया। ध्यान देना, स्थानीय युद्ध ने एक वर्ग को जन्म दिया और उस वर्ग का नाम दिया गया नाइट्स। उसे क्या कहा जाता है, नाइट्स। 13वीं सदी में कुछ दुर्गों को विशाल बनाया गया जिसमें नाइट परिवार के सदस्य रहते थे। तो ये नाइट परिवार धीरे धीरे क्या होते हो गए, शक्तिशाली हो गए, और उन्होंने अपने दुर्गों का क्या किया, निर्माण किया। आगे हम बात करें, छठी सदी में मध्य यूरोप से एंजल्स, सैक्सन्स इंग्लैंड में आकर बसने लगे। इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास में 11वीं सदी में हुआ। तो इंग्लैंड में अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास कब हुआ था, तो इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास कब हुआ, 11वीं सदी में हुआ। यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी होने के परिणामस्वरूप कृषि भूमि का विस्तार हुआ। धर्म युद्धों के परिणामस्वरूप यूरोपीय शासकों ने भूमध्य सागर के क्षेत्रों से मजबूत संबंध स्थापित किए। इसके परिणामस्वरूप व्यापार में आंतरिक दृष्टि से क्या काफी सुधार आया। तो धीरे धीरे व्यापार में भी आंतरिक दृष्टि से सुधार आता है और व्यापार बढ़ता चला जाता है। आगे हम बात करें, 11वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोपीय देशों के पश्चिमी एशिया के मध्य नवीन व्यापारिक मार्ग विकसित हो रहे थे। 12वीं सदी तक फ्रांस में वाणिज्य और विकसित होने लगा था। 14वीं शताब्दी का संकट। देखिए, 14वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ने लगा। पहला, उसके कई कारण हैं। मौसम में परिवर्तन, पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए। दूसरा कारण है, गहन जुताई ने भूमि को कमजोर बना दिया। तीसरा कारण है, जनसंख्या वृद्धि से उपलब्ध संसाधन कम पड़ने लगे। चौथा कारण है, ऑस्ट्रिया व सर्बिया में चांदी के खानों के उत्पादन में कमी होने लगी, जिससे धातु मुद्रा में भारी गिरावट आई और व्यापार जो है प्रभावित हुआ। और पांचवा कारण है, उसी समय महामारियां भी हुई। तो 14वीं शताब्दी में इन 5 कारणों से संकट आया यूरोप में, जिसे 14वीं शताब्दी का संकट कहा जाता है, जिसमें पैदावार कम हो गया, मौसम का, गहन जुताई के कारण भूमि कमजोर हो गई, जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों पर बोझ आया, ऑस्ट्रिया सर्बिया में चांदी के खानों में उत्पादन की कमी हुई और महामारियां वहां पर विकसित हुई। पश्चिमी यूरोप में 1347 से 1350 के मध्य महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। 1315 और 1317 के मध्य यूरोप में भयंकर अकाल पड़ने लगे। तो यूरोप में जो भयंकर अकाल पड़ता है वह 1315 और 1317 के मध्य यूरोप में भयंकर अकाल पड़ता है। इटली के परिप्रेक्ष्य में 14वीं सदी की अवधि को पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि इटली के परिप्रेक्ष्य में या इटली में पुनर्जागरण काल कब आया, तो इटली में पुनर्जागरण काल आया 14वीं सदी में। इटली में पुनर्जागरण काल आता है। 15वीं और 16वीं सदियों में यूरोपीय शासकों ने अपने सैनिकों एवं वित्तीय शक्तियों में काफी बढ़ोतरी की। 12वीं और 13वीं सदी में होने वाला सामाजिक परिवर्तन राजतंत्रों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। 9वीं सदी तक पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप के वाणिज्यिक और शहरी केंद्र लंदन, रोम, सियना थे। तो 9वीं सदी तक पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप के वाणिज्यिक केंद्र कौन कौन से शहर थे, लंदन, रोम और सियना। 15वीं सदी के अंत तक यात्राओं व खोजों के अभूतपूर्व ढंग से बढ़ावा मिला। कोलंबस ने भारत के लिए एक पश्चिमी मार्ग खोजने का प्रयास किया और 1492 ईस्वी में एक द्वीप पर पहुंचा जिसे यूरोपीय वासियों ने वेस्ट इंडीज कहा। अन्य खोजकर्ताओं ने आर्कटिक की ओर भारत और चीन के लिए उत्तरी मार्ग खोजने का प्रयास किया। तो कोलंबस ने वेस्ट इंडीज के मार्ग की खोज कब की, 1492 में। 1492 में कोलंबस ने वेस्ट इंडीज के मार्ग की खोज की। आगे हम बात करें, भूगोलवेत्ता एवं पर्यटक हसन अल बजान ने पोप लियो दराम के लिए 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अफ्रीका का इतिहास पहली बार लिखा। तो अफ्रीका का इतिहास पहली बार किसने लिखा था, हसन अल बजान ने पोप लियो दराम के लिए 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अफ्रीका का
इतिहास लिखा था पहली बार। 16वीं सदी के अंत तक यूरोप ने कुछ क्षेत्रों में 90% जनसंख्या मृत्यु के आगोश में समा गई। 17वीं सदी में एक व्यक्ति बिल एडम्स जापानी शोगुन तोकुगावा इयास का मित्र सलाहकार बन गया। तो बिल एडम्स जापानी शोगुन तोकुगावा इयास का क्या बन गया, ये मित्र और सलाहकार बन जाता है। और 1323 ईस्वी में कृषकों ने फ्लैंडर्स, 1358 में फ्रांस में और 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह किए। इंग्लैंड में विद्रोह का दमन 1497 में, 1536 में, 1547 में और 1553 में हिंसात्मक रूप से किया गया। तो किसान जो है अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई का क्या है, हिंसात्मक रूप से दमन कर दिया जाता है और कई किसानों की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये जो चैप्टर था 3 वर्ग, इसको पढ़ा और फास्टली रिवीजन किया। आशा करता हूँ कि ये फास्टली जो रिवीजन क्लास है आपके लिए बहुत लाभदायक होगी और बहुत कम समय में आपने इसको रिवाइज किया। और यदि ये क्लास एक बार में समझ में नहीं आई है तो आप इस क्लास को दोबारा देखिए। और जो भी स्टूडेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं वो अन्य क्लासेस को ज़रूर देखें और हमारे चैनल पर जुड़ने वाले पहले स्टूडेंट इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और इसी के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।